Hello everyone, I welcome you all in this video. This is the part second of the chapter 3 from your history book, the Delhi Sultans. Okay, in the part 1 we have covered about कितने सारे डायनेस्टीज थे, ठीक है। उनका टाइम पीरियड मैंने आपको बोला था कि आपको बुक से देखना है। बहुत सारे डायनेस्टीज के नाम थे, उसमें अलग अलग रूलर्स थे, राइट। फिर हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था एंड ये सब चीज़ें हमने उस चीज़ों में पढ़ी थी। हमने तवारिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पार्ट 1 में हैं। अब हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पार्ट 2 में आपका एक क्लोजर लुक है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि सिर्फ हाँ मतलब ऑलमोस्ट खिलजीज और तुगलक्स की बात की गई है, ठीक है। उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। खिलजीज और तुगलक्स के बीच में एक तरीके का कंपैरिजन किया गया है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उस जो पूरी लिस्ट थी उन डायनेस्टीज में से मैंने कुछ डायनेस्टी लिखी है। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के अंदर जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन ने रूल किया था एंड तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया था, राइट। अब हम इस चैप्टर में मेनली इस पार्ट में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम उनके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर तुगलक्स एंड खिलजीज, ठीक है। तुगलक्स और खिलजीज के अंदर हम लोग उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसा था, वो कंसोलिडेट कैसे करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी उनका रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, जो भी उनके अंदर मिनिस्ट्रीज कोर्ट्स में जितने भी तरीकों से वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ये सब। और कंसोलिडेशन मतलब कि वो कैसे अपने एम्पायर, अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। टू कंसोलिडेट, इसका मतलब ये है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कभी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, एक पावरफुल किंगडम बनाना चाहते हो, तो यू नीड रिलायबल पीपल। रिलायबल मतलब जिन पे आप भरोसा कर सके। आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग नहीं जो कल को आप ही को मार दें, ठीक है। तो रिलायबल गवर्नेंस, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता था कि उस टाइम में अपना खुद का बेटा भी रिलायबल नहीं है। उस टाइम पे वो लोग अपने बेटों को ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, दे प्रेफर स्लेव्स। वो स्लेव्स लेकर आते थे, उनको ट्रेन करते थे, उन्हें खाना पीना देते थे एंड देन दे वर अपॉइंटेड एज द चीफ्टन्स, एज द गवर्नर्स, ठीक है, एज द मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में उनको काफ़ी हाई पोस्ट पे रखा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तुगलक्स एंड खिलजीज में, खिलजी एंड तुगलक स्पेशली जो इल्तुतमिश थे, उन्हें स्लेव्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, ओके। उन्हें स्लेव्स पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। दे प्रेफर स्लेव्स ओवर देयर सन। तो खिलजी और तुगलक की बात यहाँ पे देखिएगा, दे प्रेफर स्लेव्स। ये इस डायनेस्टी में काफ़ी फेमस था, ठीक है। वो स्लेव्स को लेकर आते थे, उन्हें पैसे देते थे, उन्हें खाना पीना प्रोवाइड करते थे एंड देन इन स्लेव्स को उस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में रखा जाता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में रखा जाता था, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, जैसे इन स्लेव्स को हम बंदगान भी कहते थे, बंदगान इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। They were depending on the बंदगान्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्लेव्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता था। Why? Because जब आप किसी को खरीद रहे हो तो you will be loyal towards them। आप उनके काफी लॉयल रहोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने किसी को खरीदा है, he or she will be totally dependent for food, for everything on me। तो इसलिए मैं उस पर रिलाई कर सकती हूँ कि हाँ ये मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तो मैं उन्हें काम सिखा के मैं उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रखूँ, मैं उन्हें अपने कोई वैसे रिलायबल चीज़ में मैं उन्हें रखूँगी एज अ गवर्नर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दें कि दे वर टर्म्ड एज बंदगान इन पर्शियन लैंग्वेज। उसके बाद खिलजीज एंड जो तुगलक्स थे ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे इन पर, लेकिन इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमें मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्लेव है, ओके, जिसको मैंने हायर किया, जिसको मैं लेकर आई हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्लेव है जिसको मैं लेकर आई हूँ, मैंने हायर किया है। ही और शी विल बी मतलब वो मुझे जरूर मानेंगे, बट ही विल नॉट बी लॉयल टूवर्ड्स हिज और हर हायर। उसका जो भी नेक्स्ट हायर होगा, मैं उसको खरीद के लाई हूँ, ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। बट जो मेरे बाद जो राजा आएगा, जो भी, चाहे वो मेरा बेटा है या कोई और राजा है, वो जो आपका स्लेव है वो उस राजा के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी। सेकंड थिंग ये था कि अगर मैं राजा हूँ, मैं कहीं पे जा रही हूँ, तो मेरे ऑलरेडी अपने स्लेव्स होंगे, तो मैं उनको रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी एज कम्पेयर टू जो पुराने स्लेव्स थे। तो इसलिए दोनों के बीच में जो ओल्ड और न्यू स्लेव्स होते थे, जो बंदगा होते थे, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, दे आर नॉट लॉयल टुवर्ड्स देयर हायर। ठीक है, जो उनका नेक्स्ट हायर है, जिनको उन्होंने नेक्स्ट जो उनके राजा बने हैं, वो उनके टुवर्ड्स उनके लिए लॉयल नहीं होते थे। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आई? दे वर नॉट लॉयल टुवर्ड्स देयर हायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो ओल्ड और नए स्लेव होते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, राइट? ये ध्यान रखना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इवन जो हमारे मोहम्मद तुगलक थे, उनका सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे, उन्होंने एक बार्बर को, एक कुक को, एक गार्डनर को अपॉइंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में। काफ़ी हाई पोस्ट उन्हें प्रोवाइड की थी, ओके, उन्हें प्रोवाइड किया था, काफ़ी हाई पोस्ट उन्हें मिली वहाँ पर मोहम्मद तुगलक के यहाँ पर। बट यही रीज़न बाद में जो हमारे हिस्टोरियन, जो हमारे तवरिक्स थे, उन्होंने बोला कि यही रीज़न था कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के यहाँ पर उनका लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने इनकेपेबल लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका काम ऐसा है तो आप इनकेपेबल हो। मे बी अभी सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताती हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनके सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, कुछ बच्चे जिनका सिस्टम इंटरेस्टिंग नहीं लगते। कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स बिल्कुल नहीं कर पाते, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाते हैं। व्हाई? बिकॉज हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, हर एक का अपना काम करने का तरीका होता है। कि आपको थ्योरी पसंद है तो आप थ्योरी में अच्छा स्कोर करोगे, आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे। सिमिलरली जिसका जो काम अच्छा है वो उसी में अच्छा कर सकता है। अगर ज़बरदस्ती किसी को कोई काम पकड़ाया जाए तो वो नहीं होगा। तो यही कुछ रीजंस थे कि उनकी जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक का जो एम्पायर था वो काफ़ी लॉस में गया था। इसका ये रीज़न माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक कुक, एक गार्डनर, एक बार्बर को अपने यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट में दिया, काफ़ी हाई पोस्ट में दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी रीजंस हैं कि उस टाइम में स्लेव्स को इस तरीके से रखा जाता था। ये एक तरीके से आप समझ लो कि ये स्लेव सिस्टम था कि वहाँ पे कैसे वो क्या करते थे। ठीक है, और कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी लगी कि आप एक लो लेवल के बंदे को एक हाई लेवल पर उठा रहे हो, और यही चीज़ कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप एक लो लेवल के इंसान को एक इतनी हाई पोस्ट दे रहे हो जिसके वो काबिल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खिलजीज और तुगलक्स और इक्तादार्स। ठीक है, इक्ता और इक्तादार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। इक्तादार की बात कर लेते हैं। जो हमारे मिलिट्री कमांडर्स थे ना, हमारे से मेरा मतलब है जो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के यहाँ पर जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे ना, उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, मिलिट्री जो कमांडर्स थे हमारे, इनको एज अ इक्ता चूज किया गया फॉर वेराइन टेरिटरीज। इनको एज अ इक्तादार चूज किया गया फॉर वेराइन
टेरिटरीज, ठीक है। अब ये टेरिटरीज क्या थी, एक जैसे बड़ा सा किंगडम है, इसमें छोटे छोटे सिस्टम ले लिया ऐसे करके, और इनको इक्ता कहा गया। जो छोटे छोटे लैंड है ना, इसको इक्ता कहा गया। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने गलती से पहले बोल दिया था। मिलिट्री कमांडर जो थे उनको एज अ हेड चुना गया। वेराइड टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज थी, अलग अलग छोटी छोटी टेरिटरीज, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई बहुत बड़ी होगी। ये अलग अलग जो छोटी छोटी टेरिटरीज एक ही किंगडम में चुनी गई, एक ही किंगडम में, उसको हमने कहा इक्ता। एंड जो उसके हेड थे उनको हमने कहा इक्तादार्स और मुक्ति, और मुक्ति। अब इनका काम क्या था, इनका काम था कि ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे राजा को, या मिलिट्री कैंपेन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट था दे कलेक्टेड रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करके ये अपनी सैलरीज भी रेवेन्यू से निकालते थे। इवन सोल्जर्स को भी सैलरी यही प्रोवाइड किया करते थे। ओके, एंड दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एंड दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किंगडम वर डिवाइडेड इनटू वेराइड टेरिटरीज, या फिर टेरिटरीज ऑफ वेराइड साइज, जिसको हमने नाम दिया इक्ता। इक्ता के हेड को नाम दिया इक्तादार्स, और इक्तादार्स कौन थे, मिलिट्री कमांडर्स थे। और मिलिट्री कमांडर्स में तो इक्तादार्स बोल दीजिए या मुक्ति बोल दीजिए। क्या काम था इनका, टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, कलेक्ट रेवेन्यू, इसी रेवेन्यू में से ये सोल्जर्स की सैलरी और अपनी सैलरी निकालते थे, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्लियर। लेकिन अब जो इनके हेड हैं, इन पर भी एक होल्ड होना चाहिए किंग का। अगर किंग का होल्ड नहीं होगा तो हो सकता है ये अपनी टेरिटरी बना ले कल को, राइट। इनके ऊपर रखते थे अकाउंटेंट्स। कौन रखते थे, अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स कीप्स अ चेक ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड एंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्वायर्ड। हो सकता है कल को इक्तादार आपको उसके अंदर करप्शन आ जाए, या वो करप्ट हो जाए और वो नंबर ऑफ सोल्जर्स को ज्यादा दिखाए एंड आपसे सैलरी ले, है ना। सैलरी भी इसे प्रोवाइड करनी है रेवेन्यू से कलेक्ट करके, राइट। इसलिए अकाउंटेंट्स रखे जाते थे टू चेक कि ये नंबर ऑफ सोल्जर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रखिए, ऐसा नहीं बहुत कम रखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए। जो रेवेन्यू है वो ठीक से कलेक्ट हो रहा है या नहीं, जो किंग ने डिसाइड किया है वही रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। और ये इनका इन पे मतलब अकाउंटेंट्स एक तरीके से इनके ऊपर रखे जाते थे। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, जो इक्तादार थे ना, ऐसा नहीं है कि इक्तादार का बेटा ही इक्तादार बनेगा, नो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये ध्यान रखिएगा, इट वाज नॉट इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, दैट इज हेरिडेटरी। और ये नॉन मतलब इनहेरिटेबल नहीं था। ये एक बेटे का बेटा इक्तादार बने ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़े से आसपास की जगह, आसपास की जगह से मतलब हिंटरलैंड सबको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो पहले मेरी तरफ से एक थप्पड़ सबको, क्योंकि हिंटरलैंड हमने आपके वीडियो 1 में ही देखा था, ठीक है, तो आप सबको याद होना चाहिए। जो आसपास की जगह थी, किंग के अंदर में काफी बड़ा एरिया था, बट स्टिल किंग के पास ना जो उसके आसपास का एरिया था उस पे रूल नहीं था, तो उन्होंने उसको भी अपने अंडर लेना शुरू किया था। जब हिंटरलैंड वगैरह अपने अंदर सब ले लिया था, उसका रेवेन्यू चीफटेन्स कलेक्ट करते थे। चीफटेन्स होते थे पावरफुल पर्सन, एक ग्रुप के पावरफुल पर्सन्स को वहाँ पे चीफटेन बोलते थे, ठीक है। तो जो लोकल चीफटेन थे इन जगह के, इनका काम हटा के किंग ने अपने अंदर इसका रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। जो इनके आसपास की जगह की जो भी लैंड थे, हिंटरलैंड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ छोटे छोटे जगह पर जाके सबका रेवेन्यू किंग ने अपने अंदर लेना शुरू किया। प्लस चीफटन से भी कलेक्ट करना शुरू किया, जितने भी वहाँ के लोग थे उन सभी से समानता, समानता क्या थी, सबऑर्डिनेट्स,
समानता से, उन्होंने सब कुछ से, सभी लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया और वो डायरेक्टली किंग के अंडर था। ये सब चीज़ें डायरेक्टली किंग की एक तरीके से समझ लो उनकी आंखों में आती थी, वही देखते थे सब कुछ। पहले चीफ्टेंस देखते थे बट उन्होंने सब हटा के सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे 3 टैक्सेस थे, एक था खारज, ओके, एक था कैटल पे, एक था हाउस पे। खारज बेसिकली 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, जो भी किसान उगाते थे उसका 50% एज अ खारज उन्हें पे करना होता था टैक्स। जो वो कैटल रखते थे, जो भी भेड़ बकरियां वो रखते थे उस पर टैक्स देना होता था, और अगर उनके पास एक घर है अपना तो उस पर टैक्स देना होता था। ठीक है, तो ये 3 टाइप के टैक्सेस उस टाइम पे चलते थे। और ये ध्यान रखिएगा कि केन के अंदर एरिया था बट काफी बड़ा एरिया, लाइक गुजरात, राजस्थान, मालवा, ये किंग के अंदर उस टाइम पे नहीं था। मतलब जो ये हमारे सुल्तान है इनके अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं चीफ्टन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। जो कुछ चीफ्टन्स थे ना उनकी अपनी खुद फोर्टिफिकेशंस, मतलब होता है कि ऐसी सिटी आपने बना ली है जो स्ट्रॉन्ग है और उसको कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चीफ्टन्स, ये सब कुछ आपकी बुक से रिलेटेड है। अगर आप बुक खोल के रखेंगे तो इट विल बी बेटर, आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया कि किसी के पास कोई और बुक है, दे आर नॉट फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन रीड योर चैप्टर। आपको 2-3 पॉइंट्स उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे बट आप रिलेट कर पाओगे इजीली। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री बदल जाती है बुक बदलने से, सब चीजें सेम है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। ठीक है, चीफ्टन्स एंड फोर्टिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। चीफ्टन मैंने बताया पावरफुल पर्सन जो एक ग्रुप के ऊपर होता है। एक हमारे ट्रैवलर थे जिनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, he was from अफ्रीका, मोरक्को। ठीक है, ये मोरक्को अफ्रीका से थे। इन्होंने बताया कि जो हमारे जो चीफ्टन्स थे ना, उनके जो लोग थे वो माउंटेन्स और जो रॉकी एरियाज होते हैं, जो केव्स होती हैं, उसमें जाके छुपा करते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बैम्बू फॉरेस्ट में जाके छुपते थे, बिकॉज बैम्बू जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था इंडिया में, इतना स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन इवन स्टैंड विद फायर। ठीक है, मतलब फायर में आग लग जाए तब भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि इब्न बतूता ने ये बताया था कि जो चीफ्टन्स थे और उनके जो लोग थे, जो ग्रुप था, वो फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट में जाके छुप जाया करते थे, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी, कोई अच्छी आर्मी, कोई स्ट्रॉन्ग लार्ज बड़ी आर्मी बैम्बू को काट काट के ही उन तक पहुंच सकता है, वरना उन तक पहुंच नहीं सकता था। और बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पे उन्हें सब मिल जाता था, रहने के लिए घर, खाना, पानी, एवरीथिंग। ठीक है, तो उन्हें बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो इसीलिए ये किसी के कंट्रोल में या किसी के अंदर आते नहीं थे इजीली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा मंगोल्स। मंगोल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। मंगोल्स, ठीक है, इनके हेड कौन थे? चंगेज खान। कोई गेंगिस खान भी पढ़ता है, गेंगिस खान, बट बेसिकली इसको चंगेज खान बोलते हैं। ये चाइना की ट्राइब थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए हमारे इंडिया में एंटर करना चाहती थी। कर भी लिया था ये मैंने। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये जब आए थे हमारे यहाँ पे तो इन्होंने एंटर किया था ट्रांसऑक्सियाना से। ट्रांसऑक्सियाना इन्होंने एंटर किया था इन 1219। ये जगह है नॉर्थ ईस्ट ईरान में। ठीक है, इन्होंने वहां से एंटर कर लिया था इन 1219। उसके बाद ये इंडिया में एंटर कर रहे थे। अब इंडिया में एंटर करने के लिए उस टाइम में इनका सामना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक से।
मोहम्मद तुगलक से काफ़ी स्टार्टिंग में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का एंड आप कह सकते हो उस टाइम पे, कि उस टाइम इनसे इन दोनों का मतलब सामना हुआ था। किसका? चंगेज का। ठीक है, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन हम थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक करके। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना है। अब देखते हैं क्या क्या था। Delhi was attacked twice in 1299 and 1300 and 1302 to 03 as a defensive measure. Alauddin Khilji raised a large standing army. ये इनका इस टाइम पे ट्वाइस, 2 बार अटैक किया गया था। ठीक है, 2 बार अटैक किया गया। ओके, इन्होंने अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं। द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड। ठीक है, मंगोल आर्मी उस टाइम में डिफीट की गई। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सियाना, lie therefore raised a large standing army. मोहम्मद तुगलक ने मंगोल आर्मी को हराया और उसके बाद ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने ट्रांसोक्सियाना पे अटैक करने के लिए एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बना ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डिफेंस किया। इन्होंने देखा अच्छा मंगोल जा रहे हैं, मुझे अपनी आर्मी को बचाना है। डिफेंस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अटैक किया। इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं ये हरा सकता हूँ और मैं इनको हरा के रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन ने नया गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन टाउन क्या था? गैरिसन टाउन था जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह को रखा जाता था इन द किंगडम। तो इन्होंने एक नया गैरिसन टाउन बनाया जिसको इन्होंने बोला सिरी फॉर द सोल्जर्स। ठीक है, इन्होंने नया गैरिसन टाउन बनाया, लेकिन इन्होंने पुराने को ही रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, पुराने को ही इतने अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया कि वहाँ पे सोल्जर्स रह सके। नया गैरिसन टाउन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, पैसे नहीं लगेंगे, और तो ये वेस्टेज हुआ, राइट। और वही मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the 4 cities of Delhi emptied of its residents and soldier garrison there. इन्होंने क्या किया? दिल्ली के जो एक तो गैरिसन से उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, और वहाँ के जो रेजिडेंट थे उन्हीं को खाली करा दिया और वहाँ पे अपने सोल्जर्स को रख दिया। मतलब वहीं पे उनको गैरिसन कर दिया। जो वहाँ पे आसपास जो भी घर थे उसको खाली करा के वहाँ पे सोल्जर्स को रख दिया। ठीक है, और वो रेजिडेंट्स कहाँ गए जो वहाँ पे रहते थे? द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे दिल्ली का कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट हुआ था और इन्होंने कहा था कि आप सब हमारे साथ दौलताबाद चलो। राइट, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ये वही चीज़ है कि इन्होंने वहाँ पे दौलताबाद में लोगों को शिफ्ट कराया। लेकिन फिर वापस से दिल्ली जो थी हमारी कैपिटल उन्होंने वापस बना दी थी, बस एक उस टाइम के लिए उन्होंने दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। अब सोल्जर्स को खाना भी चाहिए, राइट। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स, ओके, फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंसी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अब फार्मर्स को खाना भी देना है। ठीक है, कैसे दिया? फ्रॉम द टैक्स। क्या था? 50% ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? इन्होंने टैक्स तो कलेक्ट किया ही, लेकिन साथ के साथ इन्होंने और टैक्सेस लगा दिए। अब और टैक्सेस लगाओगे, लोगों को पे करना पड़ेगा, तो इससे फेमाइन होगी, गरीबी आ गई। ठीक है, कैसे? Produce from the same area was collected as tax to feed the army. जो भी प्रोड्यूस था वो तो कलेक्ट किया ही जाता था आर्मी को फीड करने के लिए।
But to meet the need of the large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincided with famine in the area. Yeah? उस टाइम पे famine आया because he added on tax. He added on tax. Okay. Next point is, your fourth point is the soldiers had to be paid. अब soldiers को pay करना था, कैसे करें? Alauddin chose to pay his soldiers salary in cash, okay, rather than iqtas. आर्मी को उन्होंने soldiers को कैश में पे किया, ठीक है, उन्होंने इस बार इक्ता नहीं दिया, उन्होंने इसको कैश में पे किया। अब कैश में पे करने से क्या हुआ? The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, okay, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell the prescribed rates were punished. Okay. क्या हुआ? जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कैश में पे किया, वो अपना सामान जो भी उन्हें चाहिए, who did not sell at prescribed rates were punished. अब इसमें एक डर था, जो हमारे सोल्जर्स थे उन्हें कैश में पे किया गया, ओके, सोल्जर्स को अपने चीजें लेने के लिए मर्चेंट्स के पास जाना होता था, ठीक है, कुछ भी खरीदते थे वो, तो उन्हें लगा, अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो सोल्जर्स के लिए रेट्स को बढ़ा दें, प्राइसेस को हाई कर दें। इस डर से अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट किया जो कि इन मर्चेंट्स पे नजर रखें कि कहीं ये अपने रेट्स बढ़ा तो नहीं रहे हैं सोल्जर्स को देखकर, कि कहीं इनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है या कुछ भी करना पड़ रहा है, तो कहीं ये टैक्स तो नहीं बढ़ा दे रहे हैं। जैसे आप देखते हैं अगर कहीं पे भी फेमाइन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एकदम से सब्जी के रेट बढ़ जाते हैं, लाइक अभी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी क्राइसिस हो जाता है, तो इस वजह से ये लोग बढ़ा देते हैं, राइट। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए भी कुछ लोगों को अपॉइंट किया। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या था? मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश, ठीक है, उन्होंने भी कैश में पे किया। और हुआ क्या? बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी, somewhat like present day paper currency, but made out of cheap metals, not goods and silvers. उन्होंने क्या किया? उस टाइम पे एक टोकन करेंसी चलाई, ठीक है, आ सकता था, ठीक है, इजीली किसी के भी थ्रू वो दोबारा से सेम टू सेम कॉपी बनाई जा सकती, ठीक है। Alauddin's administrative measures were quite successful, and chroniclers praised his region for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. ये वाला जो हमारा पार्ट था ये सक्सेसफुल था क्योंकि इन्होंने प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया, ठीक है, ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इट वाज अ फेलियर। He campaigns into Kashmir was a disaster. He then gave up his plans to invade Ramzoxiana, ठीक है, he administered merchants, मतलब इनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, लोगों को इन्होंने दौलताबाद भेजा, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, इन्होंने चीज़ों को टोकन करेंसी चलाई जो कि इजीली किसी के भी थ्रू बनाई जा सकती थी, और अगर ऐसा होने लगा तो सभी लोग उस चीज़ों का यूज़ करने लग जाएंगे, सभी लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को स्टोर करके बाकी सारी चीज़ें उन टोकन करेंसी से यूज़ की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कि मोहम्मद तुगलक के जो मेजर्स थे वो फेलियर। बट एक चीज़ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंस किया और मोहम्मद तुगलक ने उनका अटैक यानी उनका सामना किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मोहम्मद थॉट टू कैप्चर, वो हराना चाहते थे मंगोल इन्वेजन्स को, वो डरे नहीं, बट अलाउद्दीन खिलजी एक थ्रेट में थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनके बीच का कंपैरिजन खत्म होता है। नेक्स्ट आपका आता है सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि किंगडम्स थे जो अपना अलग इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, वो इनके अंदर नहीं आते थे। उस टाइम में शेर शाह सुर थे जिनका किंगडम आई गेस 15 ईयर्स के लिए ही चला था, बट वो बहुत अच्छा, बहुत फ्लरिश किया था वो जो किंगडम था। इवन उनकी जो चीज़ें थी वो आगे अकबर ने भी यूज़ की हैं, ठीक है। शेर शाह सुर बेसिकली ये सिर्फ एक मैनेजर थे, ठीक है, ये सिर्फ एक मैनेजर थे अपने अंकल के लिए। छोटी सी टेरिटरी थी
ये अपने अंकल, इनके अंकल ने इन्हें एक छोटी सी जगह पे मैनेजर रखा था बिहार में, ठीक है। बट इवन ही डिफीटेड हुमायूं, इन्होंने हुमायूं को भी हराया था, ठीक है। इन्होंने जो चीज़ें यूज़ की वो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ने जो मेजर्स, जो भी उनके सिस्टम थे, वो इन्होंने शेरशाह सूरी ने अपनी डायनेस्टी, अपनी किंगडम में यूज़ किए, बट विथ सेवरल चेंजेस, कुछ चेंजेस के साथ इन्होंने अलाउद्दीन के कुछ मेजर्स, कुछ भी जो उनकी चीज़ें थी वो यूज़ करी अपने किंगडम में, एंड देन इनका मॉडल आगे अकबर ने यूज़ किया। ध्यान रखिएगा, ही डिफीटेड हुमायूं, ये हम मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे। इनका जो किंगडम था शेरशाह सूरी का, ये 1540 टू 15, इनका जो डायनेस्टी थी, इट रूल्ड फ्रॉम 1540 टू 1555, ओके। ये सिर्फ 5 साल ही रूल कर पाए थे, बट ही वाज क्वाइट फेमस, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स यूज़ किए जिससे इनकी किंगडम काफ़ी फ्लरिश की, काफ़ी अच्छी हुई। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको समझ आया है, नहीं आया तो दोबारा से एक बार देखिए, गो थ्रू योर बुक, ओके, go through this video, make notes. Thank you.